सभी साथियों को क्रांतिकारी सलाम और मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। तो देखो, सेकेंड ईयर की हमारी पहली सीरीज के 25 क्वेश्चन पूरे हो गए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आगे की सीरीज। तो देखो, एक बार 25 क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। तो जल्दी जल्दी आप मेरे को आंसर दे दो, क्योंकि पिछली क्लास के अंदर 25 नंबर क्वेश्चन आपको बता दिया गया था। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। क्या है भाई? देखो, जब फील्ड प्रतिरोध होता है वो क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर हो जाता है तो क्या हो जाता है भाई? वोल्टेज का निर्माण करने में वो विफल हो जाता है। फील्ड प्लक्स होता है वो मेन प्लक्स होता है, और जो आर्मेचर प्लक्स होता है वो मेन प्लक्स नहीं होता है। देखो, फील्ड का कार्य होता है फ्लक्स उत्पन्न करना, लेकिन आर्मेचर तो ज़बरदस्ती जब अपना टांग अड़ाता है और उसके अंदर फ्लक्स पैदा कर देता है तो वो फिर आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? आर्मेचर रिएक्शन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन की। देखो, 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है। क्या है भाई? कौन सा जनरेटर है जिसका क्षेत्र जो है आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हुआ है? तो वो होता है शंट जनरेटर। कौन सा होता है? शंट जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। बताओ, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है जो आपका आना ही चाहिए। पोल शू क्या होता है? स्टेटर के ऊपर लगने वाला क्या होता है? पोल शू। और पोल शू के ऊपर क्या की जाती है? वाइंडिंग। उस वाइंडिंग को क्या बोलते हैं? फील्ड वाइंडिंग, है कि नहीं? आर्मेचर पर जो वाइंडिंग की जाती है उसको क्या बोलते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग। तो हमारा क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। देखो, पोल शू का उद्देश्य होता है कि एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाता है। देखो, पोल शू के ऊपर क्या की जाती है? फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग का कार्य क्या होता है? फील्ड उत्पन्न करना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, अर्धस्थायी चुंबक बनाना, है कि नहीं? देखो, किसी भी चालक तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र। और जब चुंबकीय क्षेत्र बनता है इतने सारे तारों में, तो एक बहुत सारा चुंबकीय क्षेत्र किसका रूप लेता है? फील्ड का। एक देखो, ऐसा आवेश उत्पन्न होता है जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। एक चुंबक है, वो लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। हम उसके बल को देख नहीं सकते लेकिन उसको क्या कर सकते हैं? महसूस। एक वायर है जिससे धारा बह रही है, हम उस धारा को देख नहीं सकते लेकिन उस तार के हम हाथ लगा के या उसको छूकर ये देख सकते हैं कि इसके अंदर धारा बह रही है या नहीं। क्योंकि अगर उसमें वोल्टेज होगा तो तार क्या होगा? धीरे धीरे गर्म होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या कर सकते हैं? महसूस। उसको देख नहीं सकते। अब गुरुजी कह दियो आप तो महसूस कर सिया। तो किसी नंगे तार के हाथ मत लगा लेना, वरना महसूस करने के चक्कर के अंदर, है ना, डायरेक्ट टिकट कट जाएगा। देखो, इसके अंदर राइट आंसर होगा एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाना। यानी जो अंदर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उसको क्या करना? सही रूप से फैलाना। वो किसका काम होता है बेटा? पोल शू का काम होता है। देखो, फील्ड वाइंडिंग होती है वो क्या बनाती है? चुंबकीय फ्लक्स बनाती है। लेकिन जो हमारे पास पोल शू होता है जिसको ऐसी आकृति से बनाया जाता है जो क्या करेगा? फ्लक्स को समान रूप से फैलाएगा। अगर कहीं ज़्यादा कहीं कम फैल गया तो हमारा जो आर्मेचर है या रोटर है या तो वो उल्टी दिशा में घूमेगा या सीधी दिशा में घूमेगा या क्या करने लग जाएगा? कंपन। इसलिए पोल शू को एक अच्छी आकृति देकर ही बनाना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर के क्वेश्चन की ओर हम जब चलते हैं तो 28 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य होता है। क्या कार्य होता है भाई? देखो, स्लिप रिंग है ना, कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक आपने नाम सुना होगा, जिसका कार्य क्या होता है? क्या कार्य होता है भाई? उसका कार्य होता है
एसी से डीसी में क्या करना, परिवर्तित करना। उसी प्रकार स्लिप रिंग लगाई जाती है जो किसकी भांति होती है, देखो कम्यूटेटर के जैसी ही होती है, लेकिन उसमें क्या होता है थोड़ा गैप दे देकर अलग अलग एक रिंग टाइप कटा हुई होती है, वो क्या होती है स्लिप रिंग, है ना, स्लिप रिंग। उसका क्या कार्य होता है, धारा को एक दिशा में एकत्रित करता है। जो भी धारा अंदर से आ रही है उसको एक जगह एकत्रित करेगी और फिर वो बाहर से स्रोत से बाहर क्या करेगी, निकाल देगी, लोड की ओर दे देगी, आपका बल्ब चार्ज देगी, आपका फैन चला देगी, आपकी मोटर चला देगी। आप जैसे यूज करोगे वैसे आपसे लोड से क्या हो जाएगी, कनेक्टेड। तो राइट आंसर क्या है, बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। देखो ब्रश के बारे में आपने पढ़ रखा है, आपने ब्रश को देखा भी होगा। ग्राइंडर होता है वहाँ पे भी ब्रश लगता है, छोटी मोटर होती है वहाँ पे भी ब्रश लगता है। टेलर का अगर आप किसी काम में काम कर रहे हो तो टेलर की जो मशीन होती है उसमें भी ब्रश लगाया जाता है। तो देखो क्या कार्य होता है भाई, ब्रश का देखो कार्य होता है कि धारा को पास करना या धारा को लेना, है कि नहीं। अब इसमें पूछा गया है कि ब्रश बना हुआ किसका होता है। तो देखो ब्रश को देखो आपने सुना होगा कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश, आपने कई जगह नाम इसका सुना हुआ होगा। अगर आपने कार्बन भी नाम सुना हुआ है तो अगर चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो सिर्फ एक में ही आपको क्या दिख रहा है, कार्बन। किस में दिख रहा है, राइट आंसर बी। कार्बन और जो ग्रेफाइट के छोटे छोटे महीन कण होते हैं उनको मिलाकर क्या बनाया जाता है, कार्बन ब्रश, जिसमें एक लीड लगाई जाती है जिसको बोलते हैं ब्रश लीड। क्या बोलते हैं, ब्रश लीड, है ना। तांबे का एक वायर लगाया जाता है उसमें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। भाई जो डीसी जनरेटर होते हैं उसको अपने अवशिष्ट चुंबकत्व क्यों खो देते हैं। देखो उसके अंदर पहले से एक अवशिष्ट चुंबकत्व बचा हुआ होता है, वो इसलिए खो देते हैं कि देखो हम जनरेटर को कभी उल्टा घुमा देते हैं तो क्या होता है, हमारा जनरेटर जब स्टार्ट होता है उसमें स्टार्ट होने में थोड़ी तकलीफ होती है ना। क्यों होती है, क्योंकि वो अपना अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है और जब उसकी हम दिशा उल्टी दिशा में अगर जनरेटर को घुमाएंगे तो वो क्या करेगा, अपनी अवशिष्ट चुंबकत्व खो देगा। देखो अभी जो नए जनरेटर आ रहे हैं उनको उल्टी दिशा में घुमाना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि उसमें गियर वगैरह लगाए हुए होते हैं। लेकिन पुराने आदिवासी ज़माने का अगर आपके पास कोई जनरेटर पड़ा हुआ है तो उसको आप क्या कर सकते हो, आसानी से उल्टा घुमा सकते हो। और आप देखोगे फिर आप जब उसको स्टार्ट करोगे तो आपके स्टार्ट करते करते पसीना आ जाएगा लेकिन वो स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो अवशिष्ट जो चुंबकत्व होता है वो खो देता है और नया चुंबकत्व बनने में थोड़ा वक्त लगता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक जनरेटर में योक का मतलब क्या होता है, मेरे को अभी अभी कमेंट में चाहिए सबका कि योक किसे कहते हैं। मशीन का जो ऊपरी भाग होता है जिसको हम बॉडी बोलते हैं, जिसको हम छूकर देख सकते हैं, वो क्या है, योक या बॉडी। और ध्रुव के मध्य से जो चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है, तो कैसे पूरा होता है, आर्मेचर कोर के द्वारा। कैसे होता है, आर्मेचर की जो कोर होती है, बाहर से जो आप जो कोर देख पाते हैं वो होती है कोर, है ना। तो उस कोर से क्या होता है, चुंबकीय सर्किट क्या होता है भाई, पूरा होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। देखो एक डीसी शंट जनरेटर है और हम जैसे ही उसमें क्या कर रहे हैं, लोड बढ़ा रहे हैं तो उसका टर्मिनल जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। कारण क्या है, आर्मेचर रिएक्शन आपने नाम सुना हुआ होगा, उसका ही नाम है आर्मेचर प्रतिक्रिया, है ना। आप जब तक बताओ जब तक मैं थोड़ी चाय पी लेता हूँ।
बताओ जल्दी बताओ, कमेंट के अंदर बताओ। आर्मेचर प्रतिक्रिया और आर्मेचर प्रभाव एक ही बात होता है, ये आपने सुना हुआ होगा, देखा होगा। देखो हम बहुत ही भाग्यशाली है कि हमारे पीने के लिए चलो चाय तो हाथ आ ही रही है कि नहीं। आपके महावीर जी सर की कृपा है कि टाइम पे मेरे को चाय मिल जाती है अदरक वाली पीने को, वरना मेरे को चाय कहाँ मिले भाई। बताओ बताओ जल्दी बताओ। इसमें राइट आंसर होगा ए, आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव के कारण। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। देखो जब लंबी दूरी के लिए हमें लाइट की आवश्यकता हो, लंबी दूरी के लिए लाइटों को हमें भेजना हो, तो उस जगह उपयोग किया जाता है संचयी यौगिक जनरेटर। दो जनरेटर जुड़े हुए होते हैं, उनको बोलते हैं संचयी यौगिक जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। देखो क्या है कि डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को, इंसुलेशन जो प्रतिरोध होता है उसको बहुत ही अच्छा बनाना, उसको बेहतर बनाना ताकि करंट वगैरह झटका वगैरह ना लगे, तो उसके लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। आपने मोटर हो गए उसमें एक फैन लगा हुआ देखा होगा, हाँ कि ना। देखो मोटर में फैन क्यों लगा हुआ होता है, ताकि वो क्या कर सके, मोटर को ठंडा रख सके, उसको कूलिंग प्रदान कर सके, है कि नहीं। उस गर्म हवा का एक काम तो ये होता है कि वो मोटर को ठंडा करता रहे। और देखो अगर हम रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देते हैं तो वो भी क्या होता है, एक इंसुलेशन का ही काम करता है। जो वाइंडिंग होती है जिसमें नमी की मात्रा होती है, तो जब गर्म हवा उसको मिलेगी तो नमी की मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। देखो आप जब सर्दियों में आते हो तो कोट वगैरह पहन के आते हो, क्यों, क्योंकि हवा में क्या होती है, नमी। जब आप गर्मियों में चलते हो तो क्या करते हो, या तो टी शर्ट में चलते हो या सूती कपड़े का यूज करते हो, क्योंकि आपको क्या लग रही है, बिना नमी की हवा लग रही है, शुष्क हवा जो आपकी क्या कर रही है, त्वचा को, जो सूखी त्वचा है उसको और सुखा रही है। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो वो किसके काम करेगा, इंसुलेशन का। नेक्स्ट हमारा 35 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। बताओ भाई। देखो अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव, जिस जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व का अभाव हो जाए या कमी हो जाए तो क्या करना पड़ता है, उसको दूसरी मोटर या दूसरे जनरेटर से स्टार्ट करना पड़ता है। उसको क्या करना पड़ता है, एक बार घुमाना पड़ता है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक अलग से उत्तेजित जनरेटर चाहिए जो उसको घुमा सके, उत्तेजित कर सके, हाँ या ना। देखो आप पढ़ नहीं रहे हो, फिर आपको एक मोटिवेशन दिया जाता है अच्छा वाला कि ऐसे करो वैसे करो, ऐसे बढ़ो वैसे बढ़ो, तो आप में एक अच्छा सा जोश रहता है ना कि अब पढ़ेंगे, कलेक्टर बढ़ेंगे, है कि नहीं। क्यों रहता है, हाथी हाथी, ए भगवान। आप 2 मिनट इंतजार करिए बच्चों। एक दो दिन बाद आवाज नहीं आनी चाहिए, लड़का रहेगा ना 2:30 बजे तक रे भाई, ये 2:30 बजे तक। मैं 2 बजे जाऊँ, मैं 2 बजे जाऊँ।
अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो चाप बड़बड़ती पाती है भाई महावीर जी। मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि मैंने भी इंसुलेशन ले लिया है। गरम गरम चाय क्या करें भाई। 36 नंबर क्वेश्चन है कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर है विभेदक यौगिक जनरेटर। देखो जहाँ लोहे का कारखाना होता है, जहाँ पर वेल्डिंग वगैरह का कार्य किया जाता है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि चिंगारी के रूप में एक ज्वाला उत्पन्न होती है और उसको जो विद्युत मिलती है वो रुक रुक के मिलती रहती है। तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है। क्या आई क्यों है ऊंदरा आ गया। देखो आपके महावीर जी सर ऊंदरे लेके घूम रहे हैं। ऊंदरा आ गया भाई, काट दे ला कोई कामड़ कुमड़ ने। देखो वहाँ पे रुक रुक कर उसको धारा की जब आवश्यकता होती है तो उस जगह किस जनरेटर का काम में लिया जाता है। विभेदक यौगिक जनरेटर, जो क्या करता है रुक रुक के धारा प्रवाहित करता रहता है। देखो अगला हमारा क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या होती है भाई बताओ जल्दी। तरंग वाइंडिंग क्या करती है, धारा कम देती है और वोल्टेज क्या देती है उच्च। तो कम धारा उच्च वोल्टेज। राइट आंसर सी, इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। डीसी जो जनरेटर होता है उसमें कम्यूटेटर के ऊपर एक संयोजन में प्रयुक्त एक प्रतिरोध का तार होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है भाई। देखो ये देखो आप देखोगे तो कम्यूटेटर पर इसी तरह की वाइंडिंग की हुई होती है। पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा जुड़ा हुआ होता है दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से, और दूसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा जुड़ा हुआ होता है तीसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से, और बीच में लगा होता है जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो एक प्रतिरोध। इसका कार्य होता है कि धारा की दिशा का आसानी से पलटना। देखो इसके आर्मेचर जो होता है उसके ऊपर क्या लगा हुआ आता है। देखो आर्मेचर या कम्यूटेटर जो होता है उसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है, आपने देखा होगा कार्बन बुश लगे हुए होते हैं और बहुत सारे वायर आकर उस जगह कनेक्ट रहते हैं। तो धारा क्या होती है, कार्बन बुश दो दो सेगमेंटों के बीच में जब आके टकराता है तो धारा को ग्रहण करता है। तो ऐसे जब अपना वो राउंड पूरा करता रहता है तो इन प्रतिरोधों का काम होता है कि जो धारा की दिशा है उसको आसानी से क्या करे, पलटते रहे, ताकि धारा का एक रोटेशन बना हुआ रहे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। जो डीसी जनरेटर होता है उनके अंदर जो पोल शू होते हैं वो ठोस बने होते हैं। किसके बने होते हैं, ठोस बने हुए होते हैं, मजबूत बने हुए होते हैं। क्यों बने होते हैं भाई, क्या होता है कि चुंबकीय जो पथ होता है, चुंबकीय का जो रास्ता होता है, उस रास्ते में से रिलेक्टेंस को कम करना यानी हानि को कम करना, इसलिए क्या बने हुए होते हैं, चुंबकीय जो पथ होते हैं जो हम पोल शू बोलते हैं जिन पे वाइंडिंग की हुई होती है वो किसके बने होते हैं, ठोस के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं, क्योंकि चुंबकीय पथ में रिलेक्टेंस को कम करने के लिए, एक हानि होती है उसको कम करने के लिए, है कि नहीं। अगला हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। देखो आपने छोटे छोटे जनरेटर, छोटे छोटे मशीन देखे होंगे जिन पे आपने कास्ट आयरन की बॉडी ज़रूर देखी हुई होगी, ऐसी मेरे को उम्मीद है। आप घर पे पानी की मोटर यूज करते हैं, उस पे बॉडी जब आप देखोगे तो वो किसकी बनी होती है, लोहे की। आप अगर वर्कशॉप में भी जाओगे तो वो भी बॉडी किसकी बनी हुई होती है, लोहे की। लेकिन मोटर देखो छोटी नहीं होती है, जनरेटर भी छोटे नहीं होते हैं, कुछ इतने बड़े बड़े होते हैं कि एक कमरे में
मा जाते नहीं है, आसानी से नहीं माते हैं, है ना। एक कमरा भी उनके लिए कम पड़ता है। देखो इंसान भी अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, कोई तो बेचारा पतला सा होता है पवन की तरह छोटा सा, है ना, और कोई मोटा होता है, किसका उदाहरण दे भाई, लक्की की तरह मोटा, और कोई क्या होता है पतला सा होता है बेचारा। देखो सुनील मोहनपुरिया है ना, उसकी तरह छोटा सा पतला सा होता है कोई तो, और कोई लक्की की तरह क्या होता है बहुत बड़ा होता है, जिसको एक कमरे में भी उसको नहीं रख सकते, तो उसको 2-3 कमरों की क्या पड़ती है आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह मोटर भी क्या होती है, बड़ी बड़ी रेटिंग की मोटरें होती हैं जिसको एक कमरे की बजाय 2-2 कमरे की आवश्यकता होती है। तो उनकी जो बॉडी बनी हुई होती है वो बनी हुई होती है स्टील की। स्टील भी कौन सा होता है, रोल्ड स्टील, जो हाई पावर का स्टील होता है ना, जो हार्ड होता है, उसकी क्या बनी हुई होती है, उस जनरेटर बड़े बड़े बने हुए होते हैं। योक का मतलब होता है बॉडी। देखो ट्रांसफार्मर होते हैं वो भी काफ़ी बड़े होते हैं। आपने भी खेतों में लगे हुए, कबाड़ खानों में लगे हुए ट्रांसफार्मर देखे हैं, जो छोटे छोटे हैं, जिनकी बॉडी बनी हुई है लोहे की। कुछ ट्रांसफार्मर इतने बड़े होते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और उनको कहाँ रखा जाता है, कमरों के अंदर पैक रखा जाता है, और उन्हें ठंडा करने के लिए एसी लगाई जाती है ताकि वो क्या रहे, ठंडे रहे। इतने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर भी होते हैं। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 41 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग होता है, ये कोई गलत लिखा हुआ है थोड़ा, ये होता है स्प्लिट रिंग्स का क्या कार्य है। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का क्या कार्य है, क्या कार्य है भाई। देखो अभी ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, इसको थोड़ा सा घुमाया गया है, इसका आंसर भी वही है, ये क्वेश्चन भी वही है। क्या हुआ है, इसमें थोड़ा सा घुमाव दे दिया गया है, इसमें थोड़ी सी मोड़ दे दी गई है। क्या दे दी गई है, मोड़ दे दी गई है ना। एक मोड़ आयर है तो इसको क्या दे दी, एक मोड़ दे दी, और इसका आंसर वही है। जल्दी जल्दी इसका आंसर बता दो भाई। स्प्लिट रिंग का काम होता है कि एक दिशा में आउटपुट बनाता है, या एक जगह आउटपुट को क्या आउटपुट बनाता है या धारा को एकत्रित करता है फिर आगे भेजता है। एक दिशा में बनाता है उसको, एक जगह इकट्ठा करता है उसको। ये किसका काम होता है, स्प्लिट रिंग का काम होता है कि नहीं। एक देखो कम्यूटेटर होता है जो डीसी में लगता है, कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक, जो इसी प्रकार का होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में, निकालो भाई क्वेश्चन निकालो। थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, क्या है कि नेट रुक रुक के चल रहा है। हाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना क्वेश्चन, जल्दी बताओ कमेंट में, दिख रहा है नहीं दिख रहा है क्वेश्चन। अरे क्यों नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, दिख रहा है। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। राइट आंसर होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का जो वोल्टेज होता है वो गतिशील रूप से प्रेरित होता रहता है, तो एसी वोल्टेज। देखो जनरेटर होता है उसमें एसी ही बनता है, डीसी नहीं बनता है, इस बात का आप ध्यान रखना। उसको एसी को परिवर्तित किया जाता है डीसी में, ना कि सीधा बनता है डीसी में, है ना। एसी से डीसी में परिवर्तित किया जाता है, डीसी बनता नहीं है बेटा, इस बात का आप ध्यान रखना। आप सोच रहे होंगे कि ब्याह शादी के मान जनरेटर लाया और सीधो लाइट लगाया और लट्टू चस रही है, और धारा जो आ रही है वो भी डीसी आ रही है, वो डीसी आ नहीं रही है, उसको एसी को बढ़ने के बाद में डीसी में बदला गया है कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक की सहायता से, फिर आपके पास वो डीसी आ रही है। इस बात का आप गांठ मान लेना, ये क्वेश्चन मोस्ट लगा लेना, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर कि अक्ष के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। देखो आपके नीचे ये क्वेश्चन दिया गया है, ये देखो ये चित्र दिया गया है इतना बड़ा, अक्ष के रूप में आपको जो भाग दिख रहा है उसका नाम क्या है, क्या नाम है भाई। देखो ऐसी एक ब्लेड सी लगी हुई होती है
कहाँ लगी हुई होती है, ये आर्मेचर पे लगी हुई होती है, खांचे पलटे हुए होते हैं। अगर ये थोड़े से इधर उधर हिल जाते हैं तो देखो पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो इस खांचे में हम पेचकस या इसके एक चाबी आती है उसको लगाकर हम इसको थोड़ा सरकाएंगे तो क्या होगा भाई, इसको वापस एडजस्ट कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। कुंजी तरीका ठीक करने के लिए ही ये दिए हुए होते हैं खांचे, और इन खांचों का कोई उद्देश्य नहीं होता है। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, एक बार ये देख भी लिया है आपने, पढ़ लिया है, तो आप इसे कभी वापस नहीं भूलोगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया और ये आपको खांचा दिख गया तो सीधे खांचे पे टूट पड़ना है आपको, और क्या करके आना है, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का क्या उद्देश्य क्या है। देखो आपको बार बार बता चुका हूं मैं कि डीसी जनरेटर में जो फील्ड कॉइल होती है उसका उद्देश्य क्या होता है। अब आपको ही इसका बताना है भाई। देखो फील्ड फ्लक्स का उद्देश्य मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, जब से ये पीडीएफ स्टार्ट हो गई है तब से बता रहा हूं कि फील्ड वाइंडिंग का काम होता है फ्लक्स उत्पन्न करना, मेन फ्लक्स उत्पन्न करना, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना, है कि नहीं। ये किसका काम होता है, फील्ड वाइंडिंग का होता है कि नहीं होता है। फील्ड कोयल कह दो, फील्ड वाइंडिंग कह दो, है कि नहीं। तो इसमें देखो क्या क्या दिया गया है, इसमें देखो एक ही जगह दिया गया है। देखो और तो सभी एयर गैप, मैग्नेटाइजिंग, चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को बढ़ाने के लिए अलग अलग इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन सटीक ऑप्शन देखो एक ही दिया गया है कि कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए। कुंडली फ्लक्स मतलब मेन फ्लक्स, फ्लक्स का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो ध्रुवों को क्या करते हैं, चुंबकित करता रहता है। जो ध्रुव लगे हुए होते हैं ना वो चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं वो, फिर है ना। क्यों करते हैं, फील्ड फ्लक्स के कारण करते हैं। जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो फ्लक्स उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और वो किसकी बाती काम करने लग जाते हैं, चुंबकीय कारण। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, बताओ भाई जल्दी। देखो छोटी मोटरों होते हैं उसमें लोहे के उपयोग किए जाते हैं, कास्ट आयरन के। लेकिन आपको बता दूं कि बड़े बड़े जनरेटर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जो एक कमरे में भी नहीं आते हैं, उसके अंदर डलवा इस्पात किसका उपयोग किए जाते हैं, डलवा इस्पात। डलवा इस्पात जो होता है वो कठोर नामक लोहा होता है, जो कठोर होता है, देखने में मजबूत होता है, उस डलवा इस्पात का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन है 46 नंबर 46। क्यों पोल कोर स्टॉपिंग डीसी जनरेटर में प्रचलित करते हैं। देखो 50 क्वेश्चन है पूरे, तो 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, तो बचे रहो, है ना। जाना नहीं है कहीं पे, पढ़ना है अंत तक, है कि नहीं। बच्चे बहुत कम आ रहे हैं तो अपने साथियों को बुलाओ, अपने सभी साथियों के पास शेयर किया करो। अगर आपके साथी कहीं और से आईटीआई कर रहे हैं तो उनके पास भी शेयर करो, उनका बेचारों का भविष्य सुधर जाए, है कि नहीं। क्वेश्चन क्या है कि क्यों पोल कोर स्टॉपिंग डीसी जनरेटर में प्रचलित किए हुए होते हैं। देखो क्वेश्चन नीमी की भाषा में दिया गया है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा। इसके अंदर पूछा गया है कि देखो जो कोर बने हुए होते हैं वो प्रचलित मतलब 1 पत्ती, 2 पत्ती, 3 पत्ती, अलग अलग पत्तियों को आपस में जोड़ के रोटेट करके उसके बाद में वो कोर क्यों बनाए जाते हैं। प्रचलित का मतलब होता है एक पत्ती ले ली, दूसरी पत्ती ले ली, तीसरी पत्ती ले ली, और छोटी छोटी पत्तियां लेकर फिर उनको जोड़ के पूरा ठोस बनाना, उसको कहते हैं पटलित। तो जो कोर होते हैं वो पटलित क्यों बनाए जाते हैं, इतना पूछ रहा है। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि भंवरधारा को हानि को कम करने के लिए, भंवरधारा हानि को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। ये एक हानि है। देखो वो लिमिनेशन भी उनके ऊपर किया जाता है ना, इस बात का भी ध्यान रखना। लिमिनेशन भी इसीलिए किया जाता है कि ताकि भंवरधारा हानि क्या हो, कम हो। 46 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है।
तो राइट आंसर है ए, शंट जनरेटर। किस में उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, शेल वगैरह जब हम चार्ज करते हैं ना, उस जगह इसका उपयोग किया जाता है भाई, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है? चुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। देखो, जब चुंबकीकरण प्रभाव का मतलब है कि उसके अंदर अवशिष्ट जो चुंबक बचा हुआ रहता है उसको कम करने के लिए एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग अलग से की जाती है, और उसका उद्देश्य होता है जो चुंबकीकरण हो रहा है, प्रभाव हो रहा है, उसको क्या कर देती है? वो बेअसर कर देती है। राइट आंसर है इसका सी। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है एक डीसी जनरेटर में? राइट आंसर होगा सी, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। ये क्वेश्चन डबल बार रिपीट हो चुका है, पीछे भी ये क्वेश्चन आ गया है, अभी भी आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। ये क्वेश्चन 2 बार पढ़ लिया है हमने कि यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर होता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई? देखो, शंट जो होता है उस जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसका कार्य क्या होता है भाई? फील्ड उत्पन्न करना, फ्लक्स पैदा करना, है कि नहीं? उसका अगर प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से मान उसका ऊपर है तो वो वोल्टेज कभी भी भिन्न नहीं बना पाएगा, आपको धारा नहीं दे पाएगा, क्योंकि जितनी धारा बनाएगा उतनी धारा उसकी कट जाएगी। इसलिए इसमें क्या होगा? राइट आंसर सी। 50 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? राइट आंसर है आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। यह आपको बार बार बता दिया गया है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या होता है। जब देखो आर्मेचर और फील्ड का जब आर्मेचर वाइंडिंग देखो और फील्ड वाइंडिंग, देखो फील्ड वाइंडिंग का काम होता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, फ्लक्स उत्पन्न करना। आर्मेचर वाइंडिंग का काम ये नहीं होता है, उसका काम होता है कि धारा को बाहर देना, लोड तक देना, या धारा को बाहर की धारा उत्पन्न करना। ये काम होता है किसका? आर्मेचर वाइंडिंग का। लेकिन एक और स्टेट ने कहा था कि जब भी चालक के अंदर तार के अंदर धारा प्रवाहित होती है तो उसके अंदर क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र। और जब दोनों के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा तो क्या होगा भाई? होगा ये उसका नतीजा कि जो हमारे पास धारा आएगी वो कम रेटिंग में हमको मिलेगी, है कि नहीं? उसको बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। देखो, 2 शेर एक जगह नहीं रह सकते, वो एक दूसरे से क्या करेंगे? लड़ने लग जाएंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था? एक शेर है और एक शेरनी है तो दोनों एक जगह रह सकते हैं आराम से, लेकिन 2 शेर एक जगह नहीं रह सकते। इस बात को आप मान लो। आपने पुरानी कहानी में सुना होगा कि शेर अकेला रहता है, 2 शेर एक जगह रहेंगे तो आपस में लड़ेंगे। शेर कभी झुंड में नहीं रहते हैं, है कि नहीं? राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर है और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। फ्लक्स बट्टा पोल 0.007 वेबर है, तो उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। ईएमएफ वाला इसमें सूत्र लगेगा और उससे आपको इसकी गणना करना है। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 357 वोल्ट। क्या आ जाएगा? 357 वोल्ट, है ना? तो आज हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ है। अब हम कल करेंगे इसका नेक्स्ट भाग। तो मेरी उम्मीद है कि आप खूब पढ़े होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, है ना? थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।